प्रणाम सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का जीएस की क्लास में, वीजीएस क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग अलका जी, रेणुपाल जी, जॉम्बी जी। एक बार सभी लोग बता दीजिएगा, आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है सब कुछ? चलिए, आवाज बेटर है। आइए, तो भारतीय संविधान की इस जीएस के बैच में जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी किस भी एग्जाम के लिए जिसमें जीएस का पार्ट हो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी बीईओ का फॉर्म आने वाला है उसके लिए, तो तमाम ऐसी चीजें जिनके बारे में आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम हो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, हाई लेवल के एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, भारतीय संविधान जीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। राजकुमारी जी प्रणाम। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे कि नया चीज क्या है। हमारा जीएस का एक प्लेटफॉर्म परीक्षा तंत्र है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। परीक्षा तंत्र पे भी हमारी क्लासेस चलती हैं, बहुत सारी क्लासेस आप सबको परीक्षा तंत्र पे देखने को मिल जाएंगी। साप्ताहिक यानी वीकली में आप सबके लिए करंट अफेयर्स की मैराथन लेके आने वाला हूँ, वो भी आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस जीएस से, करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, अवेयर रहना होगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का ये बैच अभी चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। इसकी फीस 3500 रुपये है, लेकिन आप सबको ये फीस और भी कम में मिल जाएंगी। आप सबको ये फीस और भी कम में मिल जाएंगी, 2199। खास बात यह है कि इस पे भी 20% का ऑफ है, यानी डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट आपको रिपब्लिक डे वीक का डिस्काउंट मिल रहा है। जो छात्र छात्राएं अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, रिपब्लिक डे वीक आपका चल रहा है, आप हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं आप सबको सिलेबस डिस्कस कराया हूँ। कई लोगों का कहना है सिलेबस इशू नहीं हुआ है। डोंट वरी, सिलेबस वही है, वहीं से सवाल आएंगे। जिसमें आपका पार्ट जो होगा वो पार्ट आपका जीएस का पूछा जाएगा, ठीक है, और पार्ट आपका प्लस यूपी स्पेशल, जिसको मैं आप सबको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, प्लस हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन से सवाल आएंगे, हेल्थ एजुकेशन से सवाल आएंगे। ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। उनमें क्या क्या चीजें थी वो मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और नॉलेज भी लेते हैं, जानते भी हैं सवाल कैसे बनते हैं। भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑफ इंडिया? सिंपल सा सवाल है, आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। आप जानते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति वही होगा जो आर्टिकल 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत याद रखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पे बैठेगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी यूं कहिए राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, ठीक है, चेयरमैन कहलाएगा। ऑटोमेटिकली उसको ये पद प्राप्त हो जाते हैं। सवाल ये बनता है सर क्या वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि वो वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ग्रहण करे, ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पदेन अध्यक्ष वाला, ये आता है आर्टिकल 63 से। अनुच्छेद 63 ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत का उपराष्ट्रपति यहाँ भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होगा, कोई भी व्यक्ति हो। इस समय सीपी राधाकृष्णन साहब हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का पद लिया कहां से गया? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? तो उपराष्ट्रपति का पद अगर आप सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमारे यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ग्रहित थे, अमेरिका के संविधान से ग्रहित थे। अब देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा, संविधान से ग्रहित, ठीक, ग्रहित है। एक चीज याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?
ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और बहुत बार पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनका एक निर्वाचक मंडल होता है, इनका एक निर्वाचक मंडल होता है। इस निर्वाचक मंडल में केवल संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ठीक, शामिल होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब सवाल ये बनता है कि सर राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड। लोकसभा में तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेट नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है। 104वां संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समुदायों के पोस्ट को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। जब आप भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, वरीयता क्रम में क्या आते हैं, इन सबको आपको पढ़ना होगा और आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हर चीज आपकी जुबान पे रहेंगी जितना आप प्रयास करेंगी, ठीक है। हाँ, अमेरिका के संविधान से ग्रहित किया गया है, ठीक। शपथ कब होता है? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है, उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो अनुच्छेद 69 के तहत आता है, 69 के तहत आता है। हाँ, इसके ऊपर राष्ट्रपति की तरह कोई महाभियोग नहीं लगता। इम्पीचमेंट केवल और केवल राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। इनके खिलाफ अगर इम्पीचमेंट लगाना, इम्पीचमेंट क्या, इन्हें पद से हटाना होगा, तो राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी मेंबरों का बहुमत होना चाहिए, लेकिन लोकसभा की अनुमति होनी चाहिए। क्लियर? ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो पूछ रहा है दूसरा सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष से। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन भाग लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट इन द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा और राज्यसभा, पहली चीज तो राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जहां जहां राज्यसभा है, अपर हाउस, उसका कोई रोल नहीं होता है, उसको हटा दीजिएगा। सीधे सीधे आप बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी प्रकार, एक बात बताइए, मैं एक सवाल से पूछता हूं, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलवाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? आंसर करिएगा। आंसर करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, हाँ, 2 का डी बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर दिया। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा। सवाल ये है मेरा कि जो लोकसभा स्पीकर होता है, इस समय लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। ध्यान से समझिएगा, इस समय हम अगर आपको बताए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ये सवाल आता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गोविंद जीवी मावलंकर, गोविंद वासुदेव मावलंकर थे, वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम जीवी मावलंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर कहते हैं, ठीक, इनका नाम है। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके ओम बिरला, जो कोटा से सांसद हैं, ओम बिरला हैं। जो लोकसभा में सदस्य होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है।
एग्जाम सेंटर पहुंच गए, चलिए बहुत बढ़िया। आपने कहा प्रोटेम स्पीकर, एक चीज याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ, तो इसका शपथ, इसे कोई शपथ नहीं दिलवाता है, इसे कोई शपथ नहीं दिलवाता है, याद रखिएगा, नहीं दिलवाता है। अब सवाल बनता है कि इसे कोई शपथ नहीं दिलवाता है, हाउ, क्यों, सॉरी व्हाई, क्यों? क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये पहले ही क्या करता है, लोकसभा सदस्य के रूप में, प्रोटेम स्पीकर के समक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, शपथ ले चुका होता है, ठीक है। इसलिए यह कहीं भी कभी भी इसे कोई शपथ, लोकसभा अध्यक्ष पद का कोई शपथ नहीं होता। मेंबर के रूप में वो, जैसे ओम बिरला जी जब वो सांसद बन के आए तो सांसद के रूप में वो शपथ ले चुके हैं, अब अध्यक्ष पद के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, एक चीज और, लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। इनका चयन कैसे होता है? इनका चयन लोकसभा के मेंबर द्वारा होता है, जो वोटिंग करेगा, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही होगा। उसके पहले जो आपने प्रोटेम स्पीकर बताया, प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि कुछ समय के लिए वो बनाए जाते हैं, एकदम कम समय, और उनका काम यही होता है कि जितने भी नवनिर्वाचित सांसद महोदय होते हैं उनको शपथ दिलवाना और तब तक पद पे बने रहना जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाए। ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, यानी कुछ समय के लिए स्पीकर बने रहना, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? मोनार्की, वेस्टमिंस्टर मॉडल, कैबिनेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो देखिएगा, पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है, पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है। तो राजशाही शासन संसदीय स्वरूप का नाम नहीं है। संसदीय स्वरूप का नाम ये तीनों है, इसे हम आपके क्या कहेंगे? संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप का तात्पर्य अगर मैं ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में लूं तो ब्रिटेन और भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में काम करते हैं, डेमोक्रेसी सिस्टम में काम करते हैं। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था या डेमोक्रेसी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, तो भारत में जो मॉडल अपनाया गया है वो भारत का लंदन में स्थित वेस्टमिंस्टर मॉडल से ही भारत का संसदीय स्वरूप है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्लियर। चलिए, जिया सिंह जी आपने कमेंट किया हुआ था, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट नहीं लिखा गया था, वो डेथ ऑफ बर्थ लिखा था जो आपने कमेंट किया था, उस कमेंट को आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको खैर मैंने कहा बता ही दूं। चलिए अब हम यहाँ पे सवाल करते हैं, सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है? संसदीय स्वरूप का तात्पर्य क्या है? संसदीय स्वरूप क्या होता है? तो एक चीज याद रखिएगा, संसदीय स्वरूप का तात्पर्य होता है कि पहली चीज तो द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगी। द्विसदनीय व्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक दिखेगा अपर हाउस राज्यसभा, राज्यसभा है ना, और एक होता है लोअर हाउस लोकसभा, लोकसभा। ब्रिटेन में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, ब्रिटेन में, इन ब्रिटेन हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, ब्रिटेन में कहा जाता है। और ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशंस में आ जाए कि लोकसभा या निचले सदन को ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्यों कॉमन्स कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा में ही जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, जनता द्वारा चुने गए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो आपका ये सवाल आता है, मंत्रिपरिषद
है ना, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 3 सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है किसके प्रति? उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, बिकॉज ऑफ लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि है, जनता का विश्वास प्राप्त होता है, सो दैट्स वाई। क्लियर? हाँ, इस चीज को याद रखिएगा। भारत में इसे लोअर हाउस या निम्न सदन कहा जाता है, भारत में इसे लोअर हाउस या निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन खास बात इसकी ये है कि ये पावरफुल हाउस है, यानी इसे ही शक्तिशाली हाउस का दर्जा दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था में अगर आप देखा जाए तो एक संघात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलती है, संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम करती है। शक्तियों का बंटवारा आपको देखने को मिलेगा, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। हालांकि पहली बार शक्तियों का बंटवारा कहाँ, किस कह सकते हैं चार्टर एक्ट में आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 में ही पहली बार आ गया हुआ था। क्लियर? हाँ, तो उसको डिलीट कर दीजिएगा जिया जी, अच्छा नहीं लग रहा था वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल, नवनिर्वाचित, यहाँ नक है, राइट आंसर होना, ये क्वेश्चन होना चाहिए नवनिर्वाचित, है ना। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर, जिसे कुछ समय के लिए अध्यक्ष चुना गया है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द स्पीकर प्रोटेम टू प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अब कहने को भारत के राष्ट्रपति हैं, ध्यान से समझिएगा, ये कहने को भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन नाम मात्र के हैं। यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाना है, राष्ट्रपति का केवल सिग्नेचर होता है, सुझाव या दबाव या कह सकते हैं मेन विचार प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का होता है। ठीक, हालांकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो भारत का वास्तविक शासन कौन है? प्रधानमंत्री। तो अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति क्यों कहा जाता है, हम लोग यूपीएससी मेंस लिखते थे, कहा जाता है भारत का राष्ट्रपति रबड़ का स्टाम्प है। ऑब्वियस सी बात है, स्टाम्प आप उठा के टप्प से मार दीजिए। तो भारत सरकार के सारे काम, अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति वरीयता क्रम में ऊपर होगा, सब कुछ होगा, राष्ट्रपति ही सबको, आपातकाल लगाना हो राष्ट्रपति, युद्ध करना हो राष्ट्रपति की अनुमति, संसद चलाना हो राष्ट्रपति की अनुमति, संसद का विघटन करना हो राष्ट्रपति की अनुमति, किसी की नियुक्ति करना हो मैक्सिमम जैसे कोई संस्थाओं के अध्यक्ष की या सदस्य की, तो राष्ट्रपति की अनुमति, हर जगह राष्ट्रपति की अनुमति है, लेकिन केवल नाम मात्र की है। एक्चुअल में उसके पीछे विचार कौन हो? ये ठीक वैसे ही है कि बगल में पत्नी कहे कि ए जी सुने, बोलिए ना, आप बोल देते क्यों नहीं, बोलिए, लेकिन पत्नी मुंह से नहीं बोल रही है, तो पत्नी जो है वो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद होती है जो पावरफुल है, और जुबान से बोलता है हाँ भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, देखिए ये ठीक, ये जो बोलता है पुरुष एक प्रेसिडेंट के रूप में, यानी क्यों? क्योंकि समाज में उसी का नाम चलता है। इस तरीके से इसको समझिएगा, तब आपको भारत का राष्ट्रपति समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? व्हाट इज द कोरम ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मेंबरशिप? 1/3, 110, 111, 1/5। अच्छा सवाल है। कोरम का तात्पर्य क्या होता है? कोरम को हिंदी में कहा जाता है, अगर आप कोरम की बात करते हैं, कोरम की बात करते हैं तो कोरम को हिंदी में कहा जाता है गढ़पूर्ति। क्या कहा जाता है? गढ़पूर्ति। अब सवाल बढ़ता है ये कौन है कोरम? तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा में ओवरऑल टोटल 550 मेंबर है। ठीक है, 550। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय थे, उनको समाप्त कर दिया गया, ओनली 550। ठीक, हाँ, 1/10। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। राइट आंसर क्या होगा? तो कह रहा है कि 550 का गुणे 1/10 तो कट कर दिए, यानी 55। अगर ये 55 सदस्य लोकसभा में हैं, 55 सदस्य लोकसभा में बैठे हैं, ठीक है, तो समझिएगा
कि लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, कार्यवाही होगी यानी सत्र चलेगा। अगर लोकसभा में 55 सदस्यों से कम सदस्य बैठे हैं तो लोकसभा कार्यकाल नहीं चलेगा, कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, घर की गृह मंत्री ठीक, तो याद रखिएगा लोकसभा में 1/10, तो टोटल कितने मैंने आपको बताया 110 है ना, तो 1/10 यानी कह सकते हैं टोटल सदस्यों का 1/10 अगर है मेंबर, 1/10 मेंबर अगर पार्लियामेंट लोकसभा में बैठे हुए हैं यानी 55 सदस्य हैं, तभी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, अदरवाइज कार्यवाही शुरू नहीं होगी। कोरम या गणपूर्ति का तात्पर्य एक्चुअल में यही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाँ ये देखिए आप सभी के लिए हमारे वीजीएस क्लासेस संस्था द्वारा जीएस की क्लास चलाई जा रही है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। केवल अगर आप जीएस की ही क्लास लेना चाहते हैं, ओनली जीएस, इसमें आपको यूपी स्पेशल अदर चीजें कुछ नहीं मिलेंगी, ओनली जीएस की क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फीस 999 है। खास बात यह है कि इस पे अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है। हमारे यहाँ पे गणतंत्र दिवस वीकेंड को ऑफर चल रहा है, तो आपको इन बैचेस पे 20% ऑफ मिल जाएगा। मैं फिर से आप सबको बता दूं, आज मिल गई क्लास, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, आपको करना क्या है, आपको वीजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वीजीएस क्लासेस ऐप आप लोग क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे दिए गए, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उन नंबरों पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। यानी 999 का भी बैच है तो इस पे भी 20% आपको डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है। जो छात्र छात्राएं इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हाँ, संरचना है, बिल्कुल सही। ठीक, चलिए आंसर की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? आंसर करिएगा, सभी लोग मिलकर आंसर करिएगा। सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, जितना डीपली आप जा सकते हैं उतना डीपली जाके आंसर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए चलिए आंसर करिएगा। हाँ, 6 का डी, कंचन भारती जी का आंसर आया है, सुमन तिवारी जी भी बता रही हैं। आइए एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आप बात करते हैं आर्टिकल्स की, मैंने आपसे क्या कहा, हर एक आर्टिकल को हमें देखना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होती है। ठीक है, आर्टिकल 90 क्या कहता है, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति को पद से यानी उनके पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया। ठीक, और आर्टिकल 127 क्या कहता है, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एससी में एडहॉक कह सकते हैं जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीश की बात करता है। कौन होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, इसको मैं आप सबको क्लास में जब एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा तो एडहॉक जस्टिस कौन होते हैं या एडहॉक जज कौन होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। जज और जस्टिस में क्या अंतर है इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ राइट आंसर आपने डी दिया 105। अब संसदीय विशेषाधिकार क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य होता है कि संसद जब कार्यवाही में चल रही हो, ठीक, जब संसद अपने सत्र में हो, कार्यवाही में चल रही हो, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बहुत ढंग से, अच्छे तरीके से। जब संसद कार्यवाही में चल रही हो तो संसद के अंदर और संसद के पूरे परिसर में जो सांसद महोदय होते हैं वो किसी को गाली देते हैं, ध्यान से समझिएगा, किसी के साथ मारपीट कर ले, ध्यान दीजिएगा, या
कुछ भी ऐसी बातें कर ले तो उनके खिलाफ थाने में एफआईआर नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य है कि जब सांसद महोदय संसद परिसर के अंदर हो, संसद के परिसर के अंदर हो, तो वो किसी को थप्पड़ भी मार दे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पार्लियामेंट्री कार्रवाई हो सकती है, पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जा सकता है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होती है, लोकसभा, राज्यसभा, वो सभापति और अध्यक्ष या उपसभापति या उपाध्यक्ष ये तय करेंगे कि इन्होंने जो हरकत की है इसका इनको भुगतान करना है या नहीं करना है। वो दंड देने का काम उनका हो गया। लेकिन उनको किसी न्यायालय में, जैसे मान लीजिए कोई मेंबर खड़ा होके भारत के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोल दे, उनकी मां को गाली दे दे जैसे चुनावी रैली में दिया जाता है, या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी कर दे, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। लेकिन वहीं सांसद महोदय अगर किसी रैली में किसी जाति को लेकर संबंधित टिप्पणी कर दे तो उनके खिलाफ केस हो जाता है। ऐसा ही कुछ एक केस हुआ राहुल गांधी जी के साथ। राहुल गांधी जी ओबीसी में आने वाली एक जाति मोदी, ठीक है, मोदी नाम से उन्होंने कहा कि एक चुनावी रैली में कहा था कि सारे मोदी जिनके सरनेम में मोदी लगे हुए चोर क्यों होते हैं। मोदी समुदाय ने क्या किया कि उनके खिलाफ केस दायर करवा दिया। तो उस समय सांसद पद पे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। कारण क्या था? वो किसी रैली में गए थे और वहां पे अगर वही बात वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते तो हो हल्ला होता, लेकिन किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। ठीक है, क्लास सुबह स्टार्ट होती है 8:05 पे। ठीक, हाँ, पढ़ेंगी तो जरूर आएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ऐसे ही कंडीशंस विधायकों के संदर्भ में होते हैं कि जब वो विधानमंडल के परिसर में रहते हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई, अगर वो मान लीजिए सपोज दैट कि पुलिस आई भी धरना प्रदर्शन, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी वो धरना प्रदर्शन करेंगे संसद परिषद में तो कोई पुलिस उनको उठा के नहीं ले जाती, लेकिन वही धरना प्रदर्शन वो सड़क पे करेंगे तो उनको पुलिस उठा के ले जाएगी। नोटिस करिएगा, ये विशेषाधिकार, ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी बातें, बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? इन विच हाउस इज एन ऑर्डिनरी बिल्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस? लोकसभा, राज्यसभा, आइदर हाउस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी सदन में लागू लाया जा सकता है, किसी भी सदन में साधारण विधेयक रखा जाता है, किसी भी सदन में रख सकते हैं, चाहे लोकसभा में रखिए चाहे राज्यसभा में रखिए, किसी भी सदन में हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुमन जी, पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छा होगा सब। अब देखिए एक सवाल आता है विधेयक से, बिल से, विधेयक से, विधेयक यानी बिल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है गैर सरकारी। एक होता है सरकारी बिल, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक जिसे आप गवर्नमेंट बिल कहेंगे, गवर्नमेंट बिल कहेंगे। और एक होता है गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक जिसे नॉन गवर्नमेंट बिल कहेंगे, या इसी को ही आप निजी विधेयक कह सकते हैं, इसी को ही आप निजी विधेयक कह सकते हैं। इसे कहा जाता है प्राइवेट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल, नॉन गवर्नमेंट बिल या प्राइवेट बिल। अब इसको आप क्या कहेंगे? प्राइवेट बिल क्या है ये एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, यदि संसद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य है या मंत्री है तो उसके द्वारा सदन में प्रस्तुत
सदन में, याद रखिएगा, सदन में प्रस्तुत बिल या प्रस्ताव, सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव क्या कहलाएगा? सरकारी प्रस्ताव या सरकारी विधेयक कहलाएगा। जैसे नितिन गडकरी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, मोदी जी हो, या कोई भी मंत्री हो, अगर मंत्री महोदय कोई प्रस्ताव सदन में रखते हैं तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे। और वो व्यक्ति जो वो सांसद या संसद का सदस्य या सांसद जो मंत्री नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो कि मंत्री नहीं है, यानी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का मेंबर नहीं है, तो उसके द्वारा रखा गया प्रस्ताव गैर सरकारी या निजी प्रस्ताव कहलाएगा। गैर सरकारी या निजी प्रस्ताव कहलाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। रवि किशन गोरखपुर से भाजपा के सांसद हैं, सत्ता में भाजपा की पार्टी है, लेकिन भाजपा के नाम से काम नहीं होता, भारत सरकार के नाम से काम होता है, राष्ट्रपति के नाम से। रवि किशन भाजपा के यानी सत्ता पक्ष के सांसद हैं, लेकिन जब वो विधेयक रखेंगे तो वो कोई मंत्री नहीं है, तो उन्होंने एक विधेयक रखा है कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको, यानी उनका जीवन अच्छे से कट सके, उसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम हो, पेंशन वगैरह इत्यादि की बात रखा। वैसे उन्होंने एक और बिल लाए थे, भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखने के लिए। अच्छे बिल लाते रहते, तो उनका विधेयक निजी या गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा, क्योंकि वो कोई मंत्री नहीं है। लेकिन अगर वहीं अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी या जो मंत्री महोदय हैं वो बिल लेकर आते हैं, तो उनका सरकारी विधेयक कहलाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। क्या क्या प्रिपरेशन करवा दूं जिया जी। दूसरी चीज सुनिएगा, गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक सप्ताह में केवल एक दिन का समय मिलता है। जब संसद सत्र में चल रहा हो तो केवल शुक्रवार के दिन ये विधेयक रखा जा सकता है, यानी ये यूं कहिए कि उनके विधेयक पर केवल शुक्रवार को चर्चा हो सकती है, ठीक है। ये एक विधेयक पारित हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और आज से आप सरकारी और गैर सरकारी विधेयक के बारे में कभी भूलेंगे नहीं, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कोई भी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हो, आप उनसे पूछेंगे कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या है, तो आपको आराम से बता देंगे। यही विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेट कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो उसे एक्ट या अधिनियम कहा जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अगला सवाल क्या है, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य अगर गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करना हो तो किसके द्वारा किया जा सकता है? इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन the two houses on a bill, by whom can a joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha be convened? किसके द्वारा बैठक आहूत की जा सकती है? लोकसभा महासचिव द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिएगा, गतिरोध की स्थिति में बैठक आहूत, यहाँ पे क्या कहा जाता है? बैठक आहूत की जाएगी, यानी कि कहा जा रहा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा राज्यसभा कैन बी कन्विंस्ड, तो कन्विंस्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कन्विंस्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू, नहीं भूलेंगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्लास अच्छी लगेगी तो जीएस की क्लास है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग इसको अपना स्टेटस लगाया करिए, इसको शेयर कर दिया करिए। तो कन्विंस्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? तो चेयरमैनशिप, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब सवाल बनता है कि सर लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता क्यों करता है? एक्चुअल में जब संसद के दोनों सदनों की गतिरोध हो जाती है तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होती है, तो जिस मेंबर के पार्लियामेंट सबसे अधिक होंगे उसी मेंबर का चेयरमैन होगा। तो लोकसभा में 550 सीटें हैं, लोकसभा में 250 सीटें, 300 सीटों का गैप है।
सो दैट्स व्हाई लोकसभा के स्पीकर को ज्वाइंट सिटिंग का चेयरमैन बनाया जाता है। लेकिन कन्विंस्ड कौन करता है, बैठक आहूत कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? हु कैन सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल? राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। मनी बिल आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये सवाल बहुत ढंग का निकलेगा। मनी बिल, इसे हम कहते हैं धन विधेयक। क्या कहते हैं? धन विधेयक। धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 110 110 में आता है। मनी बिल को सिफारिश किसकी सिफारिश से ये सदन में रखा जाता है? सदन में, खासकर सदन में कहा? सर्वप्रथम लोकसभा में, सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। और सिफारिश किसकी होती है? सिफारिश अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति की होगी। राष्ट्रपति की सिफारिश से रखा जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से, है ना? किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से। लेकिन ये मनी बिल है या नहीं है? आपके पढ़ाने से हम लोगों का पूरा विश्वास, हम लोग सिलेक्शन पक्का हो। थैंक यू, बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ये तो राष्ट्रपति की सिफारिश होता है। लेकिन ये कौन सर्टिफाई करेगा कि ये मनी बिल है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही इसको करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। याद रखिएगा, धन विधेयक, आधार कार्ड धन विधेयक के ही रूप में था। राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। राज्यसभा की भूमिका क्या होती है? रोल ऑफ राज्यसभा इज 0, शून्य होती है, नगण्य होती है, नगण्य या शून्य होती है। ठीक है, जो भी करेगा सब लोकसभा करेगा। लोकसभा में ही धन विधेयक को रखा जाता है, धन विधेयक को पारित कराया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में ही, सारी शक्तियां लोकसभा की ही हैं। और अगर मनी बिल गिर गया, पास नहीं हुआ, तब क्या होगा? आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं तब क्या होगा? सरकार खत्म, टाटा बाय बाय। ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैं आपको सबको पढ़ाऊंगा। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? हु डिसाइड द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट बजट? द प्रेसिडेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द यूनियन कैबिनेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति का काम क्या होता है कि वो संसद सत्र का आहूत करता है। संसद सत्र जब चलना होता है तो सत्र को चालू करना और सत्र का विघटन करना या सत्रावसान करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना यानी साइन डाइन करना, ये काम राष्ट्रपति का होता है। लेकिन किस दिन सरकारी बजट पेश किया जाएगा ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तय करता है। द यूनियन कैबिनेट तय करता है। कौन तय करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब देखिए यहां पे अगर मैं बजट की बात करूं, बजट, तो बजट का एक नाम है हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आर्टिकल 112 में आता है, 112 में आता है, 112 में आता है। किस दिन रखा जाएगा ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तय करेगा। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट जो होता है, उस कैबिनेट को मैं एक सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केवल एक बार आया हुआ है? कौन बताएगा? हाँ, राइट आंसर आप देखिए, कई लोग बता रहे हैं बी, नहीं बी नहीं, डी होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, अब क्वेश्चन क्या पूछा हूं? मंत्रिमंडल शब्द हमारे भारतीय संविधान में केवल एक बार यूज किया गया, उपयोग किया गया, किस अनुच्छेद के तहत? आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? कौन आंसर देगा? व्हाट इज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर कॉल्ड पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल, ट्रेजरी बिल? बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैंने आपको बताया और उसके बारे में उसके हाँ, आर्टिकल 352, बहुत बढ़िया पार्थ पटेल जी, कंचन भारती जी, बहुत अच्छा। नहीं हाँ 352
सविता यादव जी, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए, तो एक मंत्री के अलावा अगर संसद में कोई और भी सदस्य पेश करता है, कोई प्रस्ताव रखता है या बिल पेश करता है, तो उसे किस प्रकार का बिल? 11 का बी पार्थ पटेल जी, राइट आंसर। इसे निजी विधेयक या प्राइवेट बिल या गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, करेक्ट। देख लीजिए, क्वेश्चन बन गया ना। जब आप पढ़ेंगे तो सवाल वहां से निकलेंगे और आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? हु कंट्रोल द डिसबर्समेंट ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, भारत के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर की, अधिकृत मंत्री ऑथोराइज्ड मिनिस्टर की, नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। मतलब किसका नियंत्रण होता है? कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का, संसद का। किसका? संसद का। और संसद द्वारा विनियोग विधेयक 114 के माध्यम से, अनुदान मांग 113 के माध्यम से भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति दी जाती है। यानी संसद ही तय करेगी, नियंत्रण करेगी कि धन देना है या नहीं देना है। कैग का कोई रोल नहीं है। कैग का रोल इतना है कि जो धन निर्गत हुआ है, जो पैसा संचित निधि से गया है, जिस काम के लिए गया है, क्या सही रूप में उसका उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैग का काम होता है, जो आर्टिकल 148 के थ्रू आता है, अनुच्छेद 168 के तहत आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, संसद का नियंत्रण होता है। विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार, अनुदान मांगों के माध्यम से सरकार संचित निधि से पैसे निकालती है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये आपके प्रैक्टिस सेशन में आपको पता चल जा रहा है कि क्या क्या चीजें, कैसी कैसी चीजें आ सकती है हमारे एग्जामिनेशंस में। ठीक, इन शब्दों से, इन चीजों से आप अवेयर रहिए। क्या होती है संसदीय समितियां, चाहे स्थायी समिति हो, प्रकलन समिति हो, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, इन समितियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। प्रस्ताव आते हैं, स्थगन प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, निजी प्रस्ताव है, यानी निंदा प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब पॉइंट से अगर आप अवेयर रहेंगे तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आप सबकी क्लास स्टार्ट किया हूं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर और जीएस वालों में क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास। जो आज आप पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, या यूं कहिए भारत परिषद अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोग क्या था। और आज ही आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाऊंगा और इसको 1947 तक समाप्त कर दूंगा। ठीक, फिर उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। कैसे शुरू हुई, कैबिनेट मिशन क्या था, कितने मेंबर थे संविधान सभा में, कौन कहां से मेन मेंबर कहां से चुने गए, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, समितियां कौन कौन सी थी, कौन कौन से इसके मेंबर थे, कितना दिन लगा, कितना खर्च हुआ, कितनी बैठकें हुई, कितना वाचन हुआ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। कितनी महिलाएं थी, किन किन मुद्दों पर क्या चर्चाएं हुई, इन छोटी छोटी बातों को बड़े रूप में हम देखेंगे। हाँ, बिल्कुल ही संभावना है, लेकिन एज इट इज आए ऐसी संभावना नहीं है। यहां मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट? सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को कहा जाता है काम रोको प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? काम रोको प्रस्ताव। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, काम रोको प्रस्ताव दो तरीके से होता है। एक, अगर कोई एक ऐसा हमारे देश में केस घटा या कोई घटना घटी जिसपे अति आवश्यक चर्चा करनी हो, तो जो कार्य चल रहा हो उसको रोकने के लिए काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ताकि हम उन मुद्दों पर चर्चा कर सकें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? जैसे नोएडा अथॉरिटी में देखेंगे तो नोएडा में एक इंजीनियर 27 साल का था। वो बेचारा जिस कॉलोनी में रहता था, नोएडा अथॉरिटी ने वहां कोई व्यवस्था नहीं की थी। 2 दिन पहले या 4 दिन पहले वहां कोई ट्रक जाके एक नाले में फंस गई थी और रात में इंजीनियर की कार चली गई, भाई कोहरा वगैरह था, चली गई और वो 2 घंटे तक मदद मांगता रहा, कोई मदद नहीं किया, वो एक्सपायर कर गया।
अगर संसद सत्र में चल रहा है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा कि ध्यान करो कि अथॉरिटियों में बैठे हुए अधिकारी कितने घटिया और कितने निकम्मे हैं। अगर मैं झारखंड में होता और झारखंड का सेशन चल रहा होता तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता कि जेएसएससी कितना घटिया आयोग है। खुले तौर पे कह रहा हूं, कितना घटिया आयोग है कि एक स्टूडेंट जिसका एग्जाम 15 तारीख को कराया, वो बेचारा कैसे कैसे करके आगरा पहुंचा। फिर उसके बाद जैसे ही घर वो पहुंच रहा है, उनको एक नोटिस आ गया कि 20 तारीख यानी आज के दिन आपका सोशियोलॉजी पेपर 2 है। एक साथ उन्होंने ना एडमिट कार्ड जारी किया, ना ही एक साथ उन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया, बच्चों को केवल दौड़ाया। उनका साइट भी जल्दी नहीं खुलता। बच्चे यहां तक परेशान थे कि एक दिन 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन डाल दिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और एडमिट कार्ड 24 घंटे तक नहीं खुला तो बच्चा जाएगा कहां, कौन सी ट्रेन कहां तक के लिए बुक करेगा। इतना घटिया आयोग है। जब फोन करो तो आपसे बेहुदगी से बात करेंगे, कहेंगे ऊपर के अधिकारी बना रहे। इतने निकम्मे, कामचोर, पेट फुलाओ, मोटी मोटी रकम लेकर खाकर बैठने वाले अधिकारी हमारे आपके पैसे से काम नहीं करना चाहते। घटिया से घटिया हरकतें करते हैं। फॉर्म भरवाना होगा तो यूपी, एमपी, राजस्थान, किसी को सब आओ फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पेपर दिलाना होगा तो इनकी घटियापन, निकम्मापन ये है कि बाहर के स्टेट के लोगों को कैसे बाहर करना है ये देखिए, उनको दौड़ाइए, उनको परेशान करिए, इस तरीके की चीजें होती है। तो हम उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार को कहते हैं कि भाई ध्यान दीजिए, तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। सरकार की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव होता है। लेकिन कटौती प्रस्ताव, बजट में अगर 1 रुपए की कटौती की प्रस्ताव लाया गया और वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, सरकार को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। 1 रुपए का भी अगर प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से या किसी की तरफ से बजट में कटौती की आ गई तो वो प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति ये है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रकलन समिति, सार्वजनिक समिति, तो यहां पे होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग होगा। कैग सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। कैग एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 148 में इसका पूरा का पूरा काम रखा गया है। ये सरकार के आय और व्यय का पूरा विवरण रखती है, पूरा चीजें रखती है। ठीक है, हाँ, पूरा विवरण रखती है। बिहार का नाम भी घटिया ही देखा जाता है। नहीं, देखने वाले किस नजरिए से देखते हैं वो अलग बात है। कोई स्टेट घटिया नहीं होता, लेकिन जब संस्था घटिया होती है तो संस्था घटिया है। वहां की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संस्थानों की कार्यप्रणाली पर पहले संज्ञान लें। छात्र कितने परेशान हुए हैं, इस ठंड में ट्रेन नहीं मिल रही है, कह रहे हैं बस से आ जाओ। आयोग के लोगों को फोन करो तो कहते हैं बस से आ जाओ। उनको ये नहीं पता कोहरे में एक्सीडेंट हुआ, मरे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पूछो आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा करे तो फोन कट कर देते हैं। ये निकम्मापन है। ये निकम्मापन की और क्या है, एक दबाव कि हम दिखाएं। मार्च में उन्होंने या फरवरी में उन्हें वहां पे हाई कोर्ट में फाइल करना है, सबमिट करना है कि हमने पेपर करा लिया। कैसे करा ये नहीं देखा। ना तो जुडिशरी खुद कोई किसी भी प्रकार का संज्ञान ले रही है, ना सरकार संज्ञान ले रहा है। पेपर कराने के लिए आतुर हैं, पेपर कराएंगे ही। नोटिस भी जारी कर दिया। बच्चे क्या करें जिनको टिकट नहीं मिल रहा है। बच्चों में छोड़े चले, लड़के तो चले लटक के चले जाएंगे। लड़कियों की क्या हालत होती है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, माई बहन योजना करके आप पैसा दे रहे हैं और आप शर्म नहीं आती आपको, स्टूडेंट के साथ इतना घटिया व्यवहार करते हैं। हम हर एक आयोग को कह रहे हैं जो स्टूडेंट के भविष्य से खेल रहा है उसका भविष्य चौपट होगा, बुढ़ापे में उसके हाथ कांपेंगे। सच बता रहे हैं, रियल बता रहे हैं। आप अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं ना, आपको मैं सच बता रहा हूं, जो अगर ढंग से काम आयोग नहीं कर रहा है, स्टूडेंट का इतना श्राप ले रहा है, इतना श्राप ले रहा है कि घटिया में बुढ़ापे में कीड़े पड़ेंगे, इस तरीके से वो मरेंगे। मैं यहाँ कहते हुए शर्म नहीं करूंगा। ठीक, ये चीजें हैं। ये तो सुमन जी, ये मानसिकता ही गंदी है कि अगर कुछ हो जाए तो बिहारी हो क्या। बिहारी, उन्हें मालूम ही नहीं है बिहार का अर्थ क्या है। बिहार का अर्थ, बिहार के लोग जहां हैं उनकी बौद्धिकता, उनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। बुद्ध की धरती बिहार है, महावीर की धरती बिहार है।
गुरुओं की धरती बिहार है, बिहार तेज है, बिहार प्रकाशमय है, बिहार प्रकाशवान है। वो तो कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने बिहार को बदनाम किया है, यूपी को बदनाम किया है। भारत भूमि पवित्र भूमि है। भारत भूमि की धरा पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति उत्तीर्ण हो गया, क्योंकि एक ऐसा तीर्थस्थल है, एक ऐसा धरा है जहां की मिट्टी में इतनी प्यारी खुशबू है कि वो फर्टिनिटी यानी बंधुता की भावना को संबोधित करती है। स्वतंत्र देश है जहां पे हर प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है, कोई बाध्यता नहीं है ना। तो चीजें हैं। ज्योति शर्मा जी कॉल करिएगा, इसके बाद जीआईसी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप वीजीएस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको वहां से आप बैच परचेस कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभी हमें थोड़ी देर बाद कॉल करिएगा तो हम बताएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे बैचेस हैं।